हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और साइंटिफिक रिसर्च और रीजनिंग की फील्ड में एक टर्म यूज होती है और उसको बोला जाता है कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्टॉर्शन ऑफ समवन्स थॉट्स, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफन विदाउट देयर फुल अवेयरनेस। ये करी क्यों जाती है? टू गेन कंट्रोल ओवर एंड टू ड्राइव द थॉट प्रोसेस ऑफ मासेस हु डू नॉट नो एनी बेटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये कॉग्निटिव मैनिपुलेशन करने के लिए टैक्टिक्स क्या यूज किए जाते हैं? गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लाइज, आइसोलेशन एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस। अब मैंने ये डेफिनेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि ध्रुव राठी ने ये सारे के सारे कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स यूज करे हैं अपनी धुरंधर वाली वीडियो में टू क्रिएट एन एब्सोल्युटली लाफेबल एंड रिडिकुलसली स्टूपिड नैरेटिव अराउंड धुरंधर की वो फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में विद हार्ड एग्जांपल्स मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे ये वाहियात आदमजाद इंफॉर्मेशन उठाता है, उसमें से चेरी पिकिंग करता है, यूज करता है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो इसके फ्लॉड लॉजिक्स को फॉस्टर करती है, और कॉन्शियसली एंड कनाइविंगली वो इंफॉर्मेशन जो इसके बायसेस को रिफ्यूट कर देती है या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है, उस इंफॉर्मेशन को या तो ये कंप्लीटली ओवरलुक कर देता है या फिर एब्सोल्युटली मैनिपुलेट कर देता है। ये आदित्य धर की धुरंधर और उनके ओवरऑल फिल्म मेकिंग स्टाइल को कंपेयर तो करता है विद दैट ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के स्टाइल से, लेकिन मैं आपको इसी की वीडियो में वो पैटर्न्स और वो स्टाइल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ सिलेक्टिव आउटरेजिंग इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा जो एक प्रोपेगेंडा फिल्म या फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो में होते हैं। और साथ ही बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये तीन बातें भी बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहली बात ये कि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम हेट नहीं भड़काती, बल्कि ये अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लिसिटली बहुत हार्ड ट्राई करता है कि वो हेट भड़के। और यही चीज जब इसकी खुद की ऑडियंस ने इसको कमेंट्स में बोलना शुरू किया तो इस रियलिटी के चार्ट से कोप करने के लिए इसने अपना कमेंट सेक्शन एब्सोल्युटली लिमिट कर दिया। दूसरी चीज ये कि ये बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के उन चप्पल छाप हेट मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग स्पोक्स पर्सन से कम नहीं है जिनकी टटपूंजिया रिसर्च टीम एक टटपूंजिया स्क्रिप्ट लिखती है और फिर वो टटपूंजिया स्क्रिप्ट वो थमा देती है अपने सुल्तान टटपूंजिया के हाथ में कि लीजिए मियां कर दीजिए उल्टी। और तीसरी और सबसे एस्टोनिशिंग चीज ये कि या तो इसने फिल्म देखी नहीं, और अगर देखी भी है तो ये जानबूझकर जो फिल्म में दिखाया गया है वो बता नहीं रहा। इसकी वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि ये फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन ये किस नीच हद तक फैक्चुअल मैनिपुलेशन कर रहा है और फैक्चुअली गलत है, ये जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यू विल बी शेल शॉक्ड। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो ध्रुव अपनी वीडियो शुरू करता है बाय हाइपोथेटिकली सेटिंग अप प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द डायरेक्ट हैंडलर ऑफ द पुलवामा अटैक्स, और दिखाता है कि वो ये करते हैं फॉर वोट्स। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अपनी वीडियो ऐसे शुरू क्यों करता है? बिकॉज इन हिज माइंड ही थिंक्स दैट डायरेक्टर आदित्य धर ने सेटअप किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह को एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द 26/11 अटैक्स। अब यहाँ पे ये कन्वीनियंटली ओवरलुक कर देता है ये फैक्ट कि आदित्य धर ने धुरंधर में पूरी की पूरी फिल्म में कहीं भी डायरेक्टली मिस्टर मनमोहन सिंह को परपेट्रेटर ऑफ द अटैक्स नहीं बताया, और साथ ही पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा सजेस्टिव शॉट नहीं है व्हिच सजेस्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर मनमोहन। फिल्म क्लियरली ब्लेम करती है कांग्रेस की एंड इनफैक्ट वाजपेयी सरकार की पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस को ड्यूरिंग द अटैक्स। अब एक सरकार की इनकॉम्पिटेंसी को ब्लेम करना और एक प्राइम मिनिस्टर को वोट्स के लिए हाइपोथेटिकली क्यों ना हो एक टेररिस्ट हैंडलर बना देने में इनसेन फर्क है। इसकी भवंडर फिल्म के हिसाब से पुलवामा अटैक्स हुए ऑन द शॉर्ट कॉलिंग ऑफ मिस्टर मोदी, और वो अटैक्स रेडिकलाइजेशन या फिर सिस्टेमिक हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज एंड इंडिया की वजह से नहीं हुआ। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। इसकी भवंडर के हिसाब से द पाकी टेररिस्ट्स हैड नो इंटेंशन टू अटैक इंडिया बट दे डिड ओनली व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली डायरेक्टली आस्क्ड देम टू डू सो। और ये करता है ये बहुत ही डिसाइसिवली, बहुत ही कन्नाइविंगली पहले 3 से 4 मिनट में अपनी वीडियो के टू सेट अप अ वेरी स्ट्रांग नैरेटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो टू कम। इजंट दिस प्रोपेगेंडा इन इटसेल्फ? फिल्म का स्क्रीन प्ले प्राइमरीली फोकस करता है on the funding and logistical support of terrorism from ISIS by enabling local gangs in Pakistan. For example, रहमान बलोच, रहमान डकैत वेपन्स को सोर्स करता है बलोचिस्तान से और सप्लाई करता है उन वेपन्स को ISI को so that they can enable attacks in India. ध्रुव फिल्म के स्क्रीन प्ले के the foundation of the story के इस integral part को absolutely overlook कर देता है और डाइवर्ट कर देता है the focus of the film from being about Indo-Pak tensions and cross-border terrorism to BJP versus Congress. और ये ऐसी hateful चालाकी क्यों करता है? Because eventually ये अपनी आगे आने वाली वीडियो में इस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा और इसमें लाएगा हिंदू मुस्लिम हेट। ये स्ट्रक्चर इसने अपनी वीडियो का बिल्ड किया है इसलिए क्योंकि ये वो हेट दिखाना चाहता है फिल्म में जो फिल्म के स्क्रीन प्ले में एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्योंकि जिसने भी ये फिल्म देखी है उसको अच्छी तरह पता है कि धुरंधर विदाउट इंस्टिगेटिंग एनी व्हाटसोएवर हिंदू मुस्लिम हेट ब्लेम करती है इनकॉम्पिटेंसी को उस टाइम की सरकारों की, फिर वो चाहे वाजपेयी साहब की सरकार हो या फिर मनमोहन साहब की। फिल्म दिखा कुछ और रही है, ये फिल्म देखने के बावजूद भी उसको बता कुछ और रहा है। इज दिस नॉट
क्लियर एंड एब्सोल्यूट गैसलाइटिंग। फिर ये कंपेयर करता है आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल को नाजी लेड जर्मनी की प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के प्रोपेगेंडा फिल्म मेकिंग स्टाइल से। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल। अब हर कोई एग्री करता है दैट लेनी रिफेनस्टॉल वाज अ नाजी सिंपैथाइजर एंड अ बूटलेगर ऑफ हिटलर्स। उसकी फिल्में फंडेड और हेवीली हैंड हेल्ड थी बाय द थर्ड राइख। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि लेनी की ये सारी फिल्में वर कंसीव्ड एंड पपेटेड अंडर अ डिक्टेटरशिप एंड दैट टू अ वेरी विशियस डिक्टेटरशिप। बट धुरंधर इज मेड इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप हेडेड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये बोलेगा फिर वही घिसा पिटा इलॉजिकल आर्गुमेंट, हा इंडिया तो डिक्टेटरशिप है, तुम्हें पता नहीं। बोलता तो चाइना भी ताइवान को अपना पार्ट है, तो क्या पूरी दुनिया ताइवान को चाइना का पार्ट मानती? द होल पॉइंट ऑफ हिम कंपेयरिंग द टू फिल्म मेकर्स इज दैट कि इसका कहना है और ये सोचता है कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज फैशिस्ट रिजीम। लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्में ऑन रिकॉर्ड फंडेड थी बाय द नाजी रिजीम। बट तेरे पास क्या प्रूफ है ये प्रूफ करने का कि धुरंधर स्टेट बैक्ड थी या फिर हैंड हेल्ड थी बाय द रूलिंग पार्टी? एक और चीज ये आपको बहुत ही सिलेक्टिवली कभी नहीं बताएगा अबाउट प्रोपेगेंडा फिल्म्स। लेनी रिफेनस्टॉल की नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म्स मॉरली रिजिड और लीडर सेंट्रिक होती थी, एक्सट्रीमली सो। अब धुरंधर में आदित्य धर ने कब और कहां एक्सप्लिसिटली और इवन सटली ये कहा है कि द हीरो इज मोदी जी। इनफैक्ट पूरी की पूरी फिल्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई डायरेक्ट मेंशन तक नहीं है। फिल्म के रिलीज से पहले एक सिंगल बीजेपी लीडर ने हाइप नहीं करी धुरंधर। फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत पुअर थी और साथ ही हाइप बहुत कम थी। वर्ड ऑफ माउथ पे चली है ये फिल्म। अगर ये फिल्म रूलिंग पार्टी बैक्ड होती तो तुझे क्या लग रहा है बीजेपी के चिरकुंडे एमएलए और समर्थक जगह जगह जाकर जगह जगह इंटरव्यूज नहीं दे रहे होते, इस फिल्म की बड़ाइयां नहीं कर रहे होते, लोगों को ये नहीं बोल रहे होते कि जाके इसको देखो, वो ये मौका छोड़ते? इस फिल्म की कहानी को हिंदुत्व, इस्लाम और रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से कोई नहीं बल्कि तू जोड़ रहा है। और प्रोपेगेंडा फिल्मों में मॉरल रिजिडिटी होती है, धुरंधर में कौन सी मॉरल रिजिडिटी? फिल्म पाकिस्तान में सेट है लेकिन फिर भी पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी पाकिस्तान की जनरल आवाम का और साथ ही इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाती। फिल्म में पाकिस्तानी औरतों को बुरके तक में नहीं दिखाया। रहमान बलोच जो हार्डकोर इस्लामिस्ट रेडिकल है, उसकी बीवी उसको चाटा मारती है और वो उसको कुछ नहीं कहता और उसको पर्दे में भी नहीं कैद करके रखता। सारा अर्जुन का कैरेक्टर क्लब में पार्टी करता है, छोटे कपड़े पहन के और लिव इन रिलेशनशिप में रहता है रणवीर सिंह के साथ। अब अगर फिल्म के स्क्रीन प्ले में मॉरल रिजिडिटी होती जो कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स का फंडामेंटल पार्ट होता है, तो फिल्म में यह दिखाया जाता कि पाकिस्तान में हर औरत बुर्का पहनती है। रहमान बलोच अपनी बीवी को रोज पीटता है और बुरके में रखता है और सारा अर्जुन का बाप उसकी ऑनर किलिंग कर देता है उसके लिव इन रिलेशनशिप के चलते, क्योंकि इस्लाम लिव इन अलाउ नहीं करता। कहां है ये सब, कहां है ये सारी की सारी मॉरल रिजिडिटी? अगेन पूरी फिल्म में जो एक्चुअली दिखाया गया है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको ये इग्नोर करता है, गैसलाइट करता है और अपना ईगो इन्फ्लेट करने के लिए फिल्म को बता देता है ये तो नाजी प्रोपेगेंडा फिल्मों जैसी है। अबे तू पागल वागल है क्या थोड़ा? फिर ये अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आर्ग्यू करता है अबाउट द फैक्ट्स एंड फिक्शंस शोन इन फिल्म्स। अब इस आर्गुमेंट में ये बड़े ही डिसाइसिवली पॉलिटिक्स और फिल्म मेकिंग को कंबाइन कर देता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है, तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ स्टोरीज को उठाना और उनको फिक्शनल सिनेरियोस के साथ ब्लेंड करना फिल्म मेकिंग की एक चॉइस है, डायरेक्टर की एक चॉइस है और फिल्म मेकिंग में आज से नहीं हमेशा से होता है। एग्जांपल टीयर्स ऑफ वॉर, आर्गो, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, जीरो डार्क 30, जेएफके, ये सारी की सारी इनक्रेडिबल फिल्म्स रियल लाइफ को उठाती हैं, इंस्पिरेशन लेती हैं वहां से और उनको फिक्शनलाइज करती हैं टू ऐड ड्रामा इनटू इट। तो फिर तो तेरे हिसाब से ये सारी की सारी फिल्में प्रोपेगेंडा है। अबे अगर तू डिक्टेटरशिप के पिछवाड़े से अपनी मुंडी निकाल के थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ लेता ना और जॉनर्स के बारे में पढ़ लेता तो ये नहीं बोलता। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हाइपर वायलेंट फिल्म जिसको तूने अपने अब्बू के निकाह की तरह प्रमोट किया नेटफ्लिक्स से पैकेट लेकर, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित थी। अनुराग कश्यप ने उसको उठाया और फिक्शनलाइज किया। और जब पद्मावत के टाइम संजय लीला बंसाली ने कुछ फिक्शनल चीजें ऐड करी थी फिल्म की रियल लाइफ स्टोरी पर, तो दबा के बवाल हुआ था। और उस टाइम ऑन रिकॉर्ड तेरे को कोई दिक्कत नहीं थी फिल्म में फिक्शन दिखाने से। तू बोल रहा था कि अगर पद्मावत में डायरेक्टर ने लिबर्टी लेते हुए फिक्शन दिखा दी तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, फिल्म नहीं पसंद तो कोई और देख लो। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। और अगर धुरंधर में डायरेक्टर आदित्य धर फैक्ट्स में फिक्शन ऐड कर रहा है और पहले बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा है सेम बात का, तो तू उसको प्रोपेगेंडा बता रहा है। अबे तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? फिर ये बात करता है द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी। यहाँ पे एक बार फिर ये जनता को एब्सोल्युटली रिडिक्युलसली चूतिया समझ रहा है। इसके हिसाब से द ताज स्टोरी एंड द बंगाल फाइल्स इसलिए नहीं चली सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए नहीं हुई क्योंकि दे वर बैडली मेड। एंड यस ये सच है, बोथ द फिल्म्स प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज वर टेरिबली मेड, बट एट द सेम टाइम द बिगेस्ट रीजन फॉर बोथ ऑफ द फिल्म्स टू नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस वाज दैट कि जनता, द पीपल आइडेंटिफाइड, कॉल्ड आउट एंड डिड नॉट फॉल फॉर द ब्लेटेंट एंड एब्सोल्युटली absurd propaganda of calling ताजमहल अ मंदिर। तेरी और तेरी टीम की रिसर्च उतनी ही अच्छी और कारगर है जितनी अच्छे और कारगर सुनील पाल के जोक्स
है तो मैं ही तेरे को बता देता हूं एक चीज। द ताज स्टोरी को डायरेक्टली फंड और प्रोड्यूस किया था बीजेपी के एक बंदे ने जिसका नाम था सीए सुरेश झा, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तुषार अमरीश गोयल नाम के एक डायरेक्टर ने, जिसने पहले भी एक कम अकल प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है जिसका नाम था मोदी काका का गांव। अब लेनी की फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन क्वालिटी को नहीं, लेनी की फिल्म मेकिंग आइडियोलॉजी को अगर तेरे को किसी से कंपेयर करना है तो वो इन दोनों से कंपेयर कर, रिसाइकल पेपर से बनी कुंजी, पाखंडी और अल्ट्रा रेडिकल धीरेन्द्र शास्त्री जिसके ऊपर तूने खुद वीडियो बनाई है, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियोस ऑफ योर्स है वो, उस जैसा रेडिकल तक ये बोल रहा है कि जब तक हमारे को प्रूफ नहीं मिलेगा कोई भी ताजमहल को मंदिर में नहीं मानता। हम जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है लोग इतने ज्यादा गधे हैं कि वो ये प्रोपेगेंडा, ये ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? और द बंगाल फाइल्स बेस्ड है ऑन द वेरी डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका असर हम आज भी बंगाल से लेकर रिसेंटली जो हिंदू को मारा गया है बांग्लादेश में वहां देख रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्में जो बात कहती हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है विवेक अग्निहोत्री का फॉर्मूला यूज करना। और वो फॉर्मूला क्या है? रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को एक साथ मिला के एक बहुत ही जहरीला कॉन्कॉक्शन बना के अपनी फिल्मों में दिखाना, और यही चीज लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। दैट्स व्हाई हिज रीसेंट फिल्म्स हैव टैंक्ड। तो ये फिल्में नो डाउट प्रोडक्शन वाइज बहुत ही बुरी क्वालिटी की हैं, लेकिन इनके बॉक्स ऑफिस पे फेल होने का रीजन उससे भी बड़ा है, और वो रीजन ये है कि जनता जितना तू समझता है उतनी चूतिया नहीं है। दे कैन आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट प्रोपेगेंडा एंड रिजेक्ट इट एज वेल। और तेरे हिसाब से तो इंडिया डिक्टेटरशिप है ना, तो ऑल हेल मोदी के नारों के साथ ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट होनी चाहिए थी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोडक्शन क्वालिटी। क्योंकि अगर फैसिस्ट रिजीम डायरेक्ट करेगी पॉपुलेशन को कि जाके ये फिल्म देखो, तो उनको तो देखनी पड़ेगी ना। द वेगनेस एंड absurdity that this man spews with utter confidence is mind boggling। और फिर वीडियो में इसकी दिमागी बैलगाड़ी आगे धक्के खाती है और ये कहता है कि रणवीर का कैरेक्टर तो एक क्रिमिनल है, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी देश की इसको हायर करेगी। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि धुरंधर के पहले पार्ट में रणवीर सिंह की बैक स्टोरी रिवील नहीं करी गई। वो क्रिमिनल है ये पता है, वो डेथ रो पर है ये भी पता है, क्या क्राइम किया है ये नहीं पता। और इतने बेवकूफ तो रॉ वाले और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी नहीं होंगे कि वो एक ऐसे डेथ रो इनमेट को स्पाई बना के पाकिस्तान भेज दे जो ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दे। और दूसरी चीज ये जो तू अगेन जानते हुए भी नाजानी कर रहा है, एस्पियोनाज और स्पाइंग में आज से नहीं हमेशा से ये चीज होती आई है दैट इफ यू थिंक एन एसेट इज यूजेबल देन यू हैव टू यूज इट। ड्रग डीलर्स, स्मगलर्स, स्पाइज और डेथ रो हैव बीन यूज्ड टाइम एंड अगेन एज स्पाइज। इस खच्चर को ये लग रहा है कि एक सरकारी स्पाई की रिक्रूटमेंट और एक सरकारी बैंक कर्मचारी की रिक्रूटमेंट एकदम सेम है। इसका तो यार पुलिस रेफ चेक तो कराना पड़ेगा ना स्पाई का। अबे तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या? फिर बोलता है कि कोई देशभक्त ऑफिसर ऐसी रिक्रूटमेंट कैसे कर सकता है? क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? अबे मियां अकल छोटी जबान लंबी। कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर जो रिक्रूट करता है स्पाइस को, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो स्पाइस को हैंडल करती है, वो तुझे आके बताएगी उन्होंने कौन से स्पाई को हायर किया। और जो बेवकूफी की चप्पल अभी तक इसने अपने गले में टांगी हुई थी वो ये खुद ही अपने मुंह पे मार लेता है, ये बोलकर कि देखो आज तक तो आर्टिकल भी साइट करता है अपनी बेवकूफी के, आज तक तो इंडिया ने हमेशा डिनाई किया है पाकिस्तान हमने कोई स्पाई भेजा ही नहीं। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। अब मैं क्या बोलूं? अबे तू कहीं केआरके तो नहीं है। द होल पॉइंट ऑफ स्पाइंग एंड एस्पियोनाज डन बाय अ कंट्री और डन बाय अ गवर्नमेंट इज टू बी नेवर टोल्ड। दुनिया के कोई भी देश की कोई भी स्पाई एजेंसी या सरकार कभी भी क्लेम नहीं करती अपने स्पाइस को, और ये क्लेम नहीं करती पब्लिकली कि हाँ हमने एक मोल भेजा था तुम्हारे देश में। और अगर अभी भी तेरी अमीबा जैसी सिंगल सेल्ड मोटी बुद्धि में बात नहीं घुस रही तो मैं तेरे को इंडिया का ही एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं जहां पर अगर स्पाइस का डिस्क्लोजर हो गया तो उन स्पाइस के साथ क्या होता है। 1978 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई एक कॉल पर थे देन पाकिस्तानी रूलर लीडर जियाउल हक के साथ, और उन्होंने गलती से यह बोल दिया था जियाउल हक को फोन पर कि हमारे को तुम्हारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है। और जैसे ही जनरल जियाउल हक को यह पता लगा उसने क्या किया, पॉइंट एंड किल के ऑर्डर दे दिए सारे के सारे रॉ असेट्स के जो एम्बेडेड थे पाकिस्तान में। इन इंडियन स्पाइस के जो सारे के सारे हैंडलर्स थे इंडिया से जो उनको हैंडल कर रहे थे वो बैठे रह गए हाथ पे हाथ धर के, और उनको कत्लेआम कर दिया गया। जियाउल हक के रॉ के एजेंट्स को ढूंढना और फिर उनको रूथलेसली मार देने को आज तक द ब्लडी क्लीन अप के नाम से जाना जाता है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन इसको मिली भी होगी ये आपको बताएगा ही नहीं। पहले तो तू अपनी रिसर्च टीम और विजेता दहिया को फायर कर, साले गधे गधे मिलकर सोचते हैं हम घोड़े बन गए। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि कैसे इसने वाईआरएफ की थर्ड क्लास स्पाई फिल्मों को विच आर टेकिंग एन अल्टीमेट बीटिंग राइट नाउ, राइट आफ्टर द रिलीज ऑफ धुरंधर, उनको कैसे प्रमोट किया। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म थी एक था टाइगर, उसके बाद आई टाइगर जिंदा है और फिर वॉर। इन स्पाई यूनिवर्स के पास ऐसा कोई बेस नहीं था, उन्होंने सीधा फिल्मों
से शुरुआत करी और ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल बन गए। पहली बात तो ये, जिसको वायरएफ जैसी स्पाई फिल्मों का मूत पीना पसंद है, उसको धुरंधर जैसी सीरियस टोन वाली रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म की शरबत कैसे पसंद आएगी। वायरएफ ने अपनी आज तक की सारी फिल्मों में पाकिस्तान को, आईएसआई को और उसके एजेंट्स को सॉफ्ट लाइट में दिखाया है और अपने ही एजेंट्स को देशद्रोही बनाया है। और जब धुरंधर जैसी एक फिल्म आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट फंडेड रियल टेरर अटैक्स के बारे में बात करती है विद रियल ऑडियो क्लिपिंग्स एंड रियल वीडियो क्लिपिंग्स, उसमें इसको प्रोपेगेंडा दिख जाता है। अबे तू पागल वागल है क्या? फिर कहता है फिल्म में रहमान डकैत की डेथ तो ऐसी हुई थी, उसमें किसी स्पाई का इन्वॉल्वमेंट की कोई खबर नहीं छपी। रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। अरे लियाकत मियां, मैं तुम्हें कितना गधा बोलूं, अब तो मैं थकने लगा हूं। फिल्म में एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट यानी कि हमजा को इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो फिक्शनल है। डायरेक्टर बोल रहा है कि फिक्शनल कैरेक्टर हमने डाले हैं फिल्म में, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम है कि भैया फिल्म में हमजा है, रियल में तो कोई हमजा नहीं था। ना ही फिल्म और ना ही फिल्म के मेकर्स ये कहीं भी क्लेम करते हैं कि असली में हमजा एग्जिस्ट करता है। रहमान डकैत की रियल स्टोरी को उठाया, उसकी रियल डेथ को उठाया और उसमें इंजेक्ट कर दिया हमजा का कैरेक्टर। ये समझना कितना मुश्किल है कि ये फिक्शनल है, एंड आई एम श्योर ये अच्छे से समझता है इस चीज को। लेकिन सिंस ये हेल बेंट है ये प्रूव करने के लिए कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, तो ये लोगों को ब्लेटेंटली मिसलीड कर रहा है। फिर ये कहता है क्या फिक्शन है और क्या फैक्ट्स हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती। अबे तू अपनी बात कर, लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया है। ऑडियंस को वो डिस्क्लेमर पढ़ना आता है जो तूने पढ़कर भी इग्नोर कर दिया। और इस बार तो दूसरी ऑडियंस छोड़, तेरी खुद की ऑडियंस को भी ये क्लियरली समझ आ गया कि इस वीडियो के थ्रू तू सिर्फ और सिर्फ हेट मॉन्गरिंग कर रहा है, इसलिए तुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए। पूरी वीडियो में तू प्रूफ क्या करना चाहता है ये तेरे को भी नहीं पता। और लोगों ने जब ये आइडेंटिफाई किया, कॉल आउट किया और तेरे को कमेंट्स में गालियां बकनी शुरू करी, तो तूने जाके ट्विटर पे बोला कि मेल्टडाउन हो गया, मेल्टडाउन हो गया। अबे मेल्टडाउन नहीं हुआ, वो तमाचे लग रहे हैं तेरे मुंह पे झूठ बोलने के लिए। तेरे को लगा कि तेरी अपनी ऑडियंस तो तेरे को प्रेज करेगी, लेकिन उन्होंने भी तेरे को घोड़ी बना लिया। द होल पॉइंट ऑफ हिम शटिंग डाउन एंड लिमिटिंग द कमेंट्स इज दैट कि ये अपनी ब्लेटेंट गलतियां जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको सुनना ही नहीं चाहता, उनको इग्नोर कर देता है। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि धुरंधर में दिखाए गए फेक करेंसी वाले सीन को इसने कितनी डेंजरसली मैनिपुलेट करके अपनी वीडियो में बताया। कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये, फिल्म में करेंसी की मशीन नहीं थी, प्लेट्स थी। ये तेरे को पता होता अगर तू खुद फिल्म देखता और अपनी रिसर्च टीम को नहीं भेजता फिल्म देखने के लिए। ये बोलता है कि मनमोहन सिंह जी ने ब्रिटिश कंपनी को बैन किया, बढ़िया है, जो कि किया भी था। लेकिन इसके आगे जावेद खनानी कौन था, बैन करने के बाद क्या हुआ और वो प्लेटें पाकिस्तान तक कैसे पहुंची, जो फिल्म में एक्चुअली दिखाया गया है, उसको ये फिर से इग्नोर कर देता है। यहाँ भी गैस लाइट कर रहा है। वो सीन एक्सप्लिसिटली ये बताता है कि कैसे हजारों करोड़ वर्थ ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेटेड काउंटरफिट नोट्स, जिनको बोलते हैं सी नोट्स, वो इंजेक्ट करे गए इंडियन इकोनॉमी में। और ये करने में जावेद खनानी, जिसको बोला जाता था कि वो हवाला टाइटन है आईएसआई का, वो कैसे इसमें इंटेग्रल रोल प्ले करता था और उसके साथ हाथ कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे मिलाया, ये वो बताता ही नहीं है। अब मैं बताता हूं कि ये जावेद खनानी और कांग्रेस ब्यूरोक्रेट्स के बारे में क्यों ज्यादा बात नहीं करता। ये वो चीज इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि अगर वो मेंशन कर देता तो इसको अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये अग्री करना पड़ता कि इकोनॉमी में काउंटरफिट नोट्स पाकिस्तान से आए हुए इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उनके चलते वो एक रीजन बन गए थे डिमोनेटाइजेशन करने का अंडर द मोदी सरकार। अब मैं ये चीज नहीं कह रहा कि डिमोनेटाइजेशन सही थी या गलत थी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ये क्लियर कर रहा हूं तुम्हें कि ये कितनी बेशर्मी से सिर्फ आधी बातें बताता है। और जस्ट बिकॉज इस बात का प्रूफ कि ये प्लेटें पाकिस्तान तक पहुंच गई और नोट वहां पे छपने शुरू हो गए, इसका कोई प्रूफ आर्टिकल्स में नहीं छपा, डज नॉट मीन कि वो हुआ नहीं। क्योंकि ओरिजिनल प्लेट्स के बिना इतने एक्यूरेट इंडियन करेंसी के नोट्स छापना इम्पॉसिबल था। और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करता है कि 2000s में 1500 से 2000 करोड़ के पाकिस्तानी ओरिजिन काउंटरफिट नोट हमारी इकोनॉमी में आए। ये इस पूरे एंगल को इग्नोर करके आगे बढ़ता है और मनमोहन सिंह ब्रिटिश कंपनी करता रहता है। जबकि उस सीन में यह बात हो रही है कि जब ब्रिटिश कंपनी मनमोहन ने बैन करी, जब वो प्लेटें डीकमीशन हुई तो वो प्लेटें पाकिस्तान तक पहुंची कैसे। फिर वीडियो आगे बढ़ती है और एक बार फिर ये अपने मन से, ये फिल्म नहीं कह रही, अपने मन से ये बोलता है कि फिल्म ने बोला है मनमोहन सिंह और उनकी सरकार गद्दार है। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी? अब अगर किसी भी कॉमन सेंस वाले आदमी ने जो थोड़ा सा भी अपना दिमाग चला के फिल्म देख रहा था, उसको अच्छी तरह पता है कि फिल्म कांग्रेस सरकार को गद्दार कहीं नहीं बोलती और सिर्फ उनके इररिस्पॉन्सिबल और इनकम्पिटेंट बिहेवियर पे ड्यूरिंग द अटैक्स
उंगलियां उठाती है। लेकिन ये अपनी वीडियो में गद्दार वर्ड यूज ही इसलिए कर रहा है और रिपीटेटिवली कर रहा है ताकि ये सेंसेशनलिज्म ऐड कर सके। फिर ये RUSI का एक पब्लिश मटेरियल दिखाता है और साइट करता है कि 26/11 अटैक्स के दौरान लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था NSG के पास। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। NSG के पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था, डिलेड था, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये बड़े ही कन्वीनियंटली, डेंजरसली एंड पॉइजनसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा लेता है, बताता ही नहीं। और वो बात ये है कि बेचारे NSG कमांडोज लेट हुए कैसे थे पहुंचने में 26/11 अटैक की सिचुएशन पर। वो लेट हुए थे बिकॉज ऑफ कांग्रेस लीडर शिवराज पाटिल, क्योंकि कमांडोज को लगा दिया था शिवराज पाटिल की ड्यूटी बजाने में। नाउ लिसन टू दिस सिचुएशन शिवराज पाटिल के चलते जो हुई थी फ्रॉम कर्नल संदीप सेन। ये पहुंच के एयरक्राफ्ट में लोड हो गए, लोड होने के बाद अब ये बैठे हुए हैं। वो ऐसा क्यों? वो वेट कर रहे हैं होम मिनिस्टर का। मिस्टर पाटिल थे। मिस्टर पाटिल। अब उनको आना है, ही हैज टू लीड द NSG टू मुंबई। अब इसको रिसर्च करते हुए डेफिनेटली ये चीज मिली होगी, लेकिन इसने किया क्या, इसने उसको इग्नोर कर दिया और इसने सीधा जंप कर दिया किस पर, कि मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को गद्दार बोल रही है फिल्म। जबकि फिल्म इसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी को, ब्यूरोक्रेटिक लैप्स को पिन पॉइंट करती है विदाउट टेकिंग एनी नेम्स एवर। देन आफ्टर वेरी कूल एंड कंफर्टेबल 15 and 20 minutes of straight up lying and hiding and manipulating facts, इसको याद आ जाता है कि इसने एक वीडियो में बोला था कि टेरर अटैक्स के लिए कभी भी सरकार को विदाउट एनी हार्ड प्रूफ ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। पर तूने तो ये वीडियो का नैरेटिव ही शुरू के 3 मिनट में हाइपोथेटिकली ये बनाया है दैट PM मोदी वाज द कॉन्स्पिरेटर ऑफ द अटैक्स। और जब तूने वीडियो में कंफर्टेबली अपना टाइम लेके एक एक्सट्रीमली रेडिकलाइज्ड और ब्लाइंड साइडेड नैरेटिव बिल्ड कर लिया, तब तेरे को याद आता है कि यार मैंने तो ये बोला था पिछली वीडियो में, डिस्क्लेमर भी दिया है मैंने अपनी वीडियो में। अबे तू दिमाग से 2G पे है क्या? एंड देन ही स्टूप्स इवन लोअर इन द वीडियो एंड स्टार्ट्स टू टॉक इल ऑफ मिस्टर अजीत डोभाल। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे, और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम। अगेन आई एम प्रीटी श्योर इसने फिल्म तो देखी नहीं है, और जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है उस हिसाब से मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि इसने और इसकी रिसर्च टीम ने अजीत डोभाल के बैकग्राउंड पे कोई भी रिसर्च नहीं करी। मिस्टर अजीत डोभाल ने साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान ये स्पेसिफिकली बोला था, व्हेन इन पावर एनी पॉलिटिकल पार्टी मिसयूजेस द गवर्नमेंट मशीनरी, बट कांग्रेस हैज बीन डूइंग दिस मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर गवर्नमेंट्स। तो फिल्म में अजीत डोभाल साहब से जो इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, वो जब ये बोलता है कि कोई सरकार आएगी, दैट सीन इज रिलेटेड टू दिस इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट मिस्टर डोभाल स्पोक अबाउट इन एन इंटरव्यू। वो सीन रूलिंग पार्टी के, देन रूलिंग पार्टी यानी कि कांग्रेस के ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है, इंस्पायर्ड है। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं है फिल्म में, हर कोई तेरी तरह मुंह फाड़ के वीडियो नहीं बना देता। देन ही रिडिक्यूल्स मिस्टर अजीत डोभाल फॉर हिज सैलरी एंड हिज वर्क। फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। ये अजीत डोभाल साहब के 10 साल के कार्यकाल के बारे में बात करता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिल्म, लेकिन इस गधे को कोई ये बताए दैट मिस्टर अजीत डोभाल रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 2005 एंड ही वाज लेटर इन 2014 वाज अपॉइंटेड एज द NSA। तो कौन से 10 साल के कार्यकाल की बात कर रहा है तू? उनके 10 में से 9 साल तो वो रिटायरमेंट में ही थे। और फिर मुझे तेरे को फैक्ट और फिक्शन फिल्म मेकिंग पढ़ानी पड़ेगी। कैरेक्टर डोभाल साहब से इंस्पायर्ड है, वो डोभाल साहब नहीं है। और ये अपनी हेट में इतना ज्यादा क्रैश हो जाता है कि एक हाईली रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल, जिसने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, मिजो इंसर्जेंसी 1970, रेस्क्यू ऑफ 46 इंडियन नर्सेस फ्रॉम आईसिस इन 2014, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में की और फाउंडेशनल रोल्स प्ले करे हैं, और साथ ही में 6 साल ही लिव्ड इन पाकिस्तान एज एन इंडियन स्पाई। उनको ये निकम्मा और मुफ्तखोर बोल रहा है, और ये इतनी हद तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिर रहा है ताकि ये अपने लाइज को पेल्ट करके ये प्रूव कर सके कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है, और ये थ्रू आउट द वीडियो फेल हुआ है वो प्रूव करने में। फिल्म में एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसने उसको भी कितने पॉइजनसली मैनिपुलेट किया है, मतलब ही बदल दिया उसका। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। ये डायलॉग फिल्म में जब अजीत डोभाल साहब से इंस्पायर्ड कैरेक्टर यानी कि माधवन साहब बोलते हैं, तो वो स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं उन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को जो नेशनल डिफेंस की फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं। दिस डायलॉग कमिंग फ्रॉम आर माधवन नेवर एवर मेंट टू से दैट एवरी बायोलॉजिकल बीइंग इन इंडिया हु डज नॉट अग्री विद बीजेपीज आइडियोलॉजी इज एन एंटी नेशनल। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, याद होगा कि ये डायलॉग कब आता है।
ये आता है उस सीन के बाद जहां पे कुछ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तानी ISI बैठकर ट्रेड करते हैं, स्मगल करते हैं इंडियन करेंसी डिकमीशन प्लेट्स को। लेकिन ये डायलॉग सुनते ही यहाँ पे फिर कनाइविंगली इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी और जो डायलॉग वेरी क्लियरली डायरेक्टेड था टुवर्ड्स द करप्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, उसको वेगली जोड़ दिया, ब्लेंड कर दिया किसके साथ? बीजेपी के भद्दे एंटी नेशनल नैरेटिव के साथ। और फिर ये वीडियो में एस्टोनिशिंगली कुकअप करने की कोशिश करता है हिंदू मुस्लिम हेट को बाय शोइंग वेरी केयरफुली सिलेक्टेड एंड वेरी केयरफुली nitpicked clips of certain shameless Hindu leaders throwing senseless hate towards Muslims. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। तो चलो, जैसे कि इसने उठा लिए कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स, मैं भी उठा लेता हूँ कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हिंदूज पे हेट पेल्ट कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। Sanatan Dharma should be eradicated, allegedly said DMK's Udaynidhi Stalin. जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। अब खुद दिमाग लड़ाओ, ये क्लिप दिखाकर मैं फिल्म की बात करते करते नैरेटिव को कहां से कहां ले गया। ये कितना मुश्किल है समझना, और ये लोगों को ये समझाता नहीं है बल्कि उनको और मिसगाइड करता है। ये बताना चाहिए लोगों को कि हर कम्युनिटी में कुछ रेडिकल्स होते हैं और इन रेडिकल्स की हेट टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी सेंटिमेंट टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। ये इन्हीं रेडिकल्स की वीडियो रिपीट पे बार बार अपने हर दूसरे वीडियो में दिखाता होगा। फिर ये वीडियो में आगे बढ़ता है और हिंदू मुसलमान हेट जो फिल्म में मैं दोबारा बोलूंगा एग्जिस्ट नहीं करती, उसको इंसिनुएट करने के लिए, फोर्स फीड करने के लिए पता क्या बोलता है कि फिल्म में लियारी के गैंगस्टर्स पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे थे। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। अबे तू मुझे एक बात बता, तू वीडियो में जय हिंद बोलता है, दैट इज फॉर अ पर्पस, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद क्या तू जर्मनी की सड़कों पे निकलता है अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ हैंग आउट करने और चलते चलते सड़कों पे फूटने लग जाता है मुंह से जय हिंद जय हिंद। फिल्म में एक ब्लड थर्स्टी गैंगस्टर जिसको अपनी टेरिटरी और अपने पैसे से मतलब है, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है, अपने देश से कोई मतलब नहीं है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलेगा? एंड राइट आफ्टर दिस ही स्लोली स्टेप्स डाउन इनटू द डीपेस्ट वेल्स ऑफ डमनेस और आर्ग्यू करता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जब रहमान बलोच को मरा हुआ देखता है तो बैकग्राउंड में क्या चलता है? असतोमा सदगमया। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तोमा सदगमय। ये हिंदू रिलीजन का श्लोक क्यों बजता है और भारत से रिलेटेड पेट्रियोटिक कुछ क्यों नहीं बजता? अब जैसे कि मैंने कहा था ना, इसने फिल्म देखी ही नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। असतोमा सदगमया का मतलब है कि प्रभु मुझे असत्य और छल कपट से दूर करके सत्य की तरफ ले चलिए। और ये चैप्टर 7 में ही क्यों आता है जब रणवीर सिंह रहमान बलोच को मरा हुआ देखता है? चैप्टर 7 का टाइटल है एटू ब्रूटस। अब इस चार चौखट चिरकुंडे को ये समझ ही नहीं आया होगा कि एटू ब्रूटस का मतलब क्या है और आदित्य धर ने चैप्टर 7 का नाम ये क्यों रखा। इसका मतलब है ब्रूटस देता है सीजर को धोखा, और जब इसी धोखे के कारण सीजर मर जाता है तो ब्रूटस को सबकॉन्शियसली उसका भूत दिखने लगता है, हॉन्ट करने लगता है उसको। यही पैरेलल चैप्टर 7 एटू ब्रूटस में आदित्य धर ने ड्रॉ किया है बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ रणवीर सिंह एंड अक्षय खन्ना। और असतोमा सदगमया स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उस शॉट पे आता है जब रणवीर रहमान डकैत की लाश को देखता है, क्योंकि रणवीर सिंह का कैरेक्टर इन दैट वेरी मोमेंट इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर द बिट्रेयल दैट ही हैज कॉज्ड रहमान डकैत फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ हिज ओन कंट्री। रणवीर सिंह's character is duty bound towards his country, but at the very same time as a human his character also feels कि रहमान ने उस पर ट्रस्ट किया और उसने उसको बिट्रे करके मरवा दिया। अब ध्रुव राठी और इसका चप्पल छाप क्रू अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेता या फिर ये सारे मिलकर ढंग से फिल्म ही देख लेते ना, इनको समझ आ जाता कि असतोमा सदगमया क्यों बजता है उस टाइम। इस गधे के लॉजिक के हिसाब से हमजा जब पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है उसको बोलना चाहिए जय हिंद, भारत माता की जय, ताकि सबको पता चल जाए। और वो पाकिस्तानी गैंगस्टर जिनका अपने देश की तरफ लॉयल्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, वो इंडिया में टेरर अटैक्स कराते हुए अल्लाहू अकबर क्यों बोल रहे हैं? उनको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए था। आदित्य धर फैंटास्टिक लेयर्ड फिल्म मेकिंग शो करते हुए रणवीर के कैरेक्टर का उस मोमेंट में ट्रॉमा दिखा रहे हैं कि कैसे वो असतोमा सदगमया अंदर ही अंदर गुनगुना के भगवान से रिपेंटिंग कर रहा है। लेकिन इस फिटकरी के मुताबिक वहां पे जय हिंद क्यों नहीं चला भाई, क्यों नहीं बोला वंदे मातरम? अब मुझे समझ आया कि इस गधे को वायरफ की स्पाई फिल्में इतनी इंस्पायर क्यों करती है, इतनी अच्छी क्यों लगती है। फिर ये भाई साहब एक और ही सेंसलेस आर्ग्यूमेंट खड़ा कर देते हैं कि रहमान बलोच को स्टाइलाइज कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया एक विलन को। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। अब मैंने वीडियो में पहले भी कहा था ये इतना बुद्धिहीन है कि इसने वीडियो बनाने से पहले फिल्म मेकिंग के बेसिक्स
कैरेक्टर डेवलपमेंट के बेसिक्स ही नहीं पढ़े। रहमान फिल्म में एक शैतान है, एक डेविल है, ये खुद अपनी वीडियो में ये बात से एग्री करता है। अब जस्ट बिकॉज उसका एक गाना वायरल हो गया, एंड माइंड यू दैट इज नॉट हिज एंट्री सॉन्ग, दैट इज नॉट हिज टाइटल, हिज कैरेक्टर्स टाइटल सॉन्ग। वो एक वेलकमिंग पार्टी में बलोच गाते हैं उसके लिए। अब मेकर्स ने वो गाना वहां पे डाला, वहां पे उसने वो डांस स्टेप किया, किसी को क्या पता था वो वायरल हो जाएगा। वो वायरल जैसे ही हुआ, इसको लगा उसको ग्लोरीफाई कर दिया। हर किसी को अच्छी तरह से पता है कि कोई भी रहमान डकैत को एज अ पर्सन आइडियलाइज नहीं कर रहा है। एवरीबॉडी इज लविंग द एक्टिंग prowess, the acting chops that Akshay Khanna has shown. People are admiring Akshay Khanna as an actor, not रहमान डकैत as a character or as a person in real life. I am damn sure कि इसको भी ये बात की समझ है, इतना बोड़म तो है नहीं। लेकिन yet again इसने बीड़ा उठा लिया उस फिल्म में प्रोपेगेंडा ढूंढने के लिए जिसमें प्रोपेगेंडा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर वो चीज जो ये यूज कर सकता था मिसलीडिंगली इसने यूज करी है। इसके इस लॉजिक के हिसाब से तो भीखू मात्र है, वास्तव का रघु, शोले का गब्बर और तेरे फूफे की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे विलन, जो सब अपनी रिस्पेक्टिव फिल्मों में कुत्ते की मौत क्यों ना मरे हो, जैसे धुरंधर में रहमान डकैत मरता है। लेकिन अब वो सारे के सारे हैं आइकॉनिक विलेंस बॉलीवुड हिस्ट्री के। तेरे हिसाब से तो हर फिल्म में सारे के सारे विलन ग्लोरीफाइड है, शोभा नहीं देता उनको दिखाना, उनको नाचना शोभा नहीं देता, उनको अपना गाना देना शोभा नहीं देता। अबे तू फिल्म मेकिंग पढ़ लेता आधे घंटे ही। एक फिल्म को ये काउंटर कर रहा है व्हाइल इग्नोरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स एंड टेक्निकलिटीज ऑफ डेवलपिंग अ कैरेक्टर इन अ फिल्म। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और फिर ये अपना PG-10 लॉजिक लड़ा के वही एनिमल का गोर वाला, यहाँ पे भी आपने धुरंधर में गोर दिखा दिया तो आपका मत्था खराब है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो उसका रिप्लाई मैंने इसको एनिमल वाली वीडियो में दिया हुआ। बोलता है एक्टर्स को प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई करके पहले ही मना कर देना चाहिए। फिल्म करने के बाद में ये मत बोलना कि मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं। हाँ, तो तू भी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो एक एक्सट्रीमली हाइपर वायलेंट फिल्म है जिसमें गोर वाले सीन्स हैं, उसको पैसा लेकर प्रमोट कर रहा था, तब तेरा कॉन्शियसनेस कहां था? उसके बाद तो तू भी सॉरी बोलता फिर रहा था। अब ध्रुव राठी की इस वाहियात और बेफजूल की वीडियो का इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल और फैक्चुअल रिबटल करना मुश्किल है। आई हैव शोन यू विद प्रूफ दैट हाउ ब्लेटेंटली एंड रिमोर्सलेसली ही लाइज एंड मैनिपुलेट्स। ये निकला था अपनी वीडियो में प्रोपेगेंडा को कॉल आउट कर, बट खुद इसने गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग लाइज और एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस जैसे टैक्टिक यूज करके एक हेटफुल प्रोपेगेंडा वीडियो खुद ही बना दी। इट एब्सोल्युटली ब्लोज माय माइंड दैट पीपल हु लव दिस वीडियो ऑफ हिज, डू दे इवन थिंक फ्रॉम देयर ब्रेन्स और डू दे एक्चुअली थिंक फ्रॉम देयर टेस्टिकल्स? और हाँ, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले इस टाइम पूरा देश, इनफैक्ट तेरी खुद की लॉयल ऑडियंस जिनके तूने कमेंट ही बंद कर दिए हैं, वो जो बोलना चाहते हैं मैं उनकी तरफ से बोल देता हूं। ध्रुव, विद ऑल ड्यू डिसरिस्पेक्ट,